एक 25 साल का नौजवान जिसे उसके लोग भगवान कहने लगे। एक ऐसा आदिवासी नायक जिसकी तस्वीर भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में लगी है और वो किसी भी आदिवासी नेता की एकमात्र तस्वीर है। हाँ, बिल्कुल। और एक ऐसा योद्धा जिसकी याद में एक पूरे राज्य ने अपना स्थापना दिवस ही चुन लिया। आज हम गहराई से जानेंगे बिरसा मुंडा और उनके उलगुलान के बारे में। मतलब वो महान हलचल। हाँ, वो महान हलचल जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। और देखिए, ये सिर्फ एक विद्रोह की कहानी नहीं है। ये अपनी जमीन, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, उसको बचाने के संघर्ष की कहानी है। और ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सही बात है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें सिर्फ तारीखें नहीं बताते, बल्कि उस सोच की गहराइयों में ले जाते हैं जिसने बिरसा को धरती आबा बना दिया। धरती आबा यानी धरती के पिता। हाँ, धरती के पिता। तो चलिए इस पूरे विषय को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि आखिर बिरसा मुंडा थे कौन। एक गरीब आदिवासी लड़के से भगवान बनने का ये सफर, ये शुरू कैसे हुआ? बिरसा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले में उलिहातू गांव में। अच्छा। और ये तारीख आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन झारखंड राज्य की स्थापना हुई। ओह हाँ। और अब तो इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। बचपन बहुत गरीबी में बीता। परिवार जो है वो काम की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव भटकता रहता था। कहते हैं कि वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे। अच्छा। हाँ, भेड़ बकरियां चराते हुए उनका बचपन गुजरा। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, मिशनरी स्कूल। मुझे लगता है यहीं से चीजें बदलनी शुरू हुई, है ना? बिल्कुल। चाईबासा में एक जर्मन मिशनरी स्कूल था। वहां दाखिले के लिए उन्हें ईसाई धर्म अपनाना पड़ा। ओह। और उनका नाम रखा गया बिरसा डेविड। बिरसा डेव। हाँ, वहां उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई तो की, लेकिन उन्हें जल्द ही यह एहसास होने लगा कि अंग्रेजों और मिशनरियों का मकसद सिर्फ शिक्षा देना नहीं है। मतलब कुछ और भी चल रहा था। हाँ, वो उनकी मुंडा संस्कृति को, उनकी परंपराओं को जंगली और पिछड़ा बताकर उनका अपमान करते थे। और यहीं पे वो प्रसिद्ध बात उन्होंने कही थी, है ना, साहब साहब एक टोपी है। हाँ बिल्कुल, यही वो बिंदु था जहां उनके मन में विद्रोह का पहला बीज पड़ा। वो समझ गए कि चाहे वो मिशनरी हो या अंग्रेज प्रशासक, दोनों एक ही टोपी के नीचे हैं। और दोनों का मकसद एक ही है, शोषण। इसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद वो वैष्णव धर्म के भी संपर्क में आए। ये थोड़ा दिलचस्प है। मतलब ईसाई धर्म के अनुभव के बाद वो सीधे हिंदू धर्म की तरफ गए। हाँ, वो आनंद पांडे नाम के एक वैष्णव गुरु थे, उनके संपर्क में आए। वहां उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता, इन सब का अध्ययन किया, जनेऊ पहनना सीखा, सात्विक जीवन के बारे में जाना। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि बिरसा ने किसी भी धर्म को आंख बंद करके नहीं अपनाया। रुकिए, ये बात बहुत अहम है। मतलब उन्होंने ईसाई धर्म को भी देखा, वैष्णव धर्म को भी अनुभव किया, लेकिन किसी को पूरी तरह अपनाया नहीं। उन्होंने दोनों से कुछ लिया, कुछ छोड़ा और अपना ही एक रास्ता बनाया। ये उस वक्त के हिसाब से तो बहुत क्रांतिकारी सोच लगती है। एकदम सही। और इसी सोच से उन्होंने एक नए स्वतंत्र धर्म बिरसायत की नींव रखी। बिरसायत? हाँ, और ये सिर्फ एक धार्मिक कदम नहीं था, ये एक राजनीतिक और सामाजिक कदम था। इसका उद्देश्य था मुंडा समाज को बाहरी प्रभावों से मुक्त करना, अपनी जड़ों से जोड़ना और एक मजबूत पहचान देना। तो इस बिरसायत धर्म की मुख्य बातें क्या थीं? ये कैसे समाज को जोड़ने का काम कर रहा था? इसमें एकेश्वरवाद पर जोर था। उन्होंने कहा कि अनेक देवी देवताओं और भूतों प्रेतों की पूजा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सिर्फ एक ईश्वर सिंह बोंगा यानी सूर्य देवता, उनकी पूजा करो। तो उन्होंने पशु बलि का कड़ा विरोध किया, शराब मतलब जो हड़िया पीते थे लोग, उसका विरोध किया और तमाम अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाई। तो वो एक तरह से समाज सुधारक का काम कर रहे थे। बिल्कुल, वो समाज को सफाई, नैतिकता, आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे थे। मतलब अंग्रेजों से लड़ने की तैयारी बाहर से नहीं, पहले अंदर से हो रही थी। सही बात है, पहले अपने समाज की कमियों को दूर करके उसे मजबूत करना। हाँ, तो एक तरफ वो समाज को अंदर से जोड़ रहे थे, लेकिन बाहर का दबाव तो बढ़ ही रहा होगा। वो कौन सी चिंगारी थी जिसने सामाजिक सुधार को एक राजनीतिक उलगुलान में बदल दिया? इसकी जड़ें बहुत गहरी थी और कई स्तरों पर थी। सबसे बड़ी और सीधी चोट थी खूंटकट्टी व्यवस्था पर हमला। खूंटकट्टी, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये क्या थी असल में? खूंटकट्टी मतलब आदिवासियों की जमीन पर सामूहिक मालिकाना हक की पारंपरिक व्यवस्था थी। अच्छा, मतलब जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे कबीले की होती थी। बिल्कुल, जिसे पुरखों ने जंगल साफ करके बनाया था। यानी ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, ये उनकी पहचान, उनके पुरखों
और उनके पूरे सामाजिक ताने बाने का केंद्र था। हाँ, इस पर हमला मतलब सीधे उनकी आत्मा पर हमला। और अंग्रेजों ने अपनी जमींदारी प्रथा लागू कर दी और इस सामूहिक व्यवस्था को तोड़ दिया। तो फिर हुआ क्या? नतीजा ये हुआ कि आदिवासी अपनी ही जमीन पर मालिक से मजदूर बन गए। अरे, और ऊपर से दिक्कुओं का आतंक था। दिक्कू, ये शब्द बार बार आता है, इसका मतलब है बाहरी लोग, है ना? हाँ, बाहरी लोग जैसे महाजन, सूदखोर, ठेकेदार, व्यापारी। ये लोग आदिवासियों की सादगी का फायदा उठाते थे। कैसे? उन्हें कर्ज के जाल में फंसाते और फिर उनकी जमीन हड़प लेते थे। इसके अलावा अंग्रेजों के नए वन कानून आ गए जिन्होंने आदिवासियों को उनके जंगल से ही बेदखल कर दिया। मतलब जिस जंगल को वो अपना घर समझते थे, अब उसमें घुसने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती थी। हाँ, बिल्कुल। तो जमीन गई, जंगल गया और आर्थिक शोषण भी चरम पर था। मतलब हालात विस्फोटक हो चुके थे। और फिर जैसे इतना काफी नहीं था, 1894 में अकाल और चेचक जैसी महामारी ने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। उस मुश्किल समय में जब प्रशासन ने कुछ नहीं किया, तब बिरसा ने लोगों की सेवा की। उन्होंने जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज किया। अच्छा। और इसी सेवा भाव ने उन्हें लोगों के बीच एक मसीहा बना दिया। लोगों को यकीन होने लगा कि बिरसा के पास चमत्कारिक शक्तियां हैं, कि वो बीमारियों को दूर कर सकते हैं। हाँ, और अंग्रेजों की गोलियों को पानी बना सकते हैं। और यहीं से एक सामाजिक, धार्मिक नेता, एक राजनीतिक क्रांति का चेहरा बन गया। हाँ, यहीं से उनका राजनीतिक आंदोलन शुरू हुआ। 1895 में उन्होंने ऐलान किया, महारानी राज टुंडू जाना, अबुआ राज एते जाना। इसका क्या मतलब हुआ? यानी रानी का राज खत्म हो और हमारा राज शुरू हो। ये ब्रिटिश सरकार के लिए एक सीधी और खुली चुनौती थी। लेकिन ये ऐलान करना, रानी का राज खत्म, हमारा राज शुरू, क्या ये सिर्फ एक नारा था या उनके पास सच में इसका कोई ठोस प्लान था? नहीं, ये सिर्फ नारा नहीं था। एक 20-21 साल के नौजवान के पीछे हजारों लोग एक साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने को कैसे तैयार हो गए? ये आत्मविश्वास की घोषणा थी। उनके पास एक स्पष्ट लक्ष्य था, दिक्कुओं और अंग्रेजों को भगाकर एक स्वतंत्र मुंडा राज्य स्थापित करना। एक ऐसा राज जहां कोई शोषण न हो। हाँ, और इसी वजह से अंग्रेज सरकार घबरा गई और 24 अगस्त 1895 को उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। धोखे से? हाँ, रात में सोते हुए, और उन्हें 2 साल के लिए हजारीबाग जेल भेज दिया गया। तो अंग्रेजों को लगा होगा कि लीडर को जेल में डालकर आंदोलन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल यही सोचा था, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अच्छा। जेल से लौटकर उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। उन्होंने समझ लिया था कि सिर्फ उपदेशों से काम नहीं चलेगा, अब सीधी लड़ाई लड़नी होगी। हाँ, अब जरूरत सशस्त्र संघर्ष की है। उन्होंने गांव-गांव घूमकर एक गुप्त गुरिल्ला सेना तैयार की। गुरिल्ला सेना? हाँ, लोगों को पारंपरिक हथियारों जैसे तीर धनुष और कुल्हाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दी गई और आंदोलन का प्रतीक बना सफेद झंडा, जो बिरसा राज का प्रतीक था। बिल्कुल। और फिर उस महान विद्रोह की शुरुआत हुई। इसकी रणनीति भी मैंने पढ़ा है, बहुत सोची समझी थी। बहुत ज्यादा। उन्होंने हमले के लिए 24 दिसंबर 1899 का दिन चुना, क्रिसमस की शाम। ये तो एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चाल थी। हाँ, ये सिर्फ लापरवाही का फायदा उठाना नहीं था। ये मिशनरियों और अंग्रेजों के सबसे पवित्र दिन पर हमला करके ये संदेश देना था कि अब सत्ता का केंद्र बदल रहा है। उस रात बिरसा के लड़ाकों ने खूंटी, तमाड़, रांची जैसे इलाकों में चर्चों, पुलिस थानों और अंग्रेजों के ठिकानों पर एक साथ हमला बोल दिया। एक साथ मतलब ये पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड था। हाँ, पूरी तरह। इस हमले से अंग्रेज बौखला गए। वो हैरान थे कि जिन्हें वो सीधे साधे जंगली समझते थे, वो इतना संगठित हमला कैसे कर सकते हैं। तो फिर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड और डिप्टी कमिश्नर कैप्टन मेयर्स के नेतृत्व में भारी सेना भेजी गई। और इसी कड़ी में इतिहास का वो काला दिन आया, डोमबारी बुरु का नरसंहार। 9 जनवरी 1900। डोमबारी पहाड़ी, जिसे सैलरकवा भी कहते हैं, वहां हजारों की संख्या में निहत्थे लोग जमा थे। निहत्थे लोग, औरतें और बच्चे भी। हाँ, औरतें और बच्चे भी थे। वो सब बिरसा को सुनने के लिए एक सभा में जमा हुए थे। अच्छा। अंग्रेजी फौज ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बिना चेतावनी के? हाँ, सरकारी आंकड़े भले ही 40-50 मौतें बताते हों, पर स्थानीय लोग और कई इतिहासकार मानते हैं कि 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 400 से ज्यादा? हाँ, लाशों का ढेर लग गया था। इसे झारखंड का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, जो असल जलियांवाला बाग से 19 साल पहले हुआ था। 19 साल पहले। ये सुनना ही कितना भयानक है।
तो बिरसा वहां से बच निकले, लेकिन ये शायद आंदोलन के अंत की शुरुआत थी। हाँ, बिरसा किसी तरह बच निकलने में कामयाब तो रहे, लेकिन अब वो अकेले पड़ गए थे। अंग्रेजों ने उन पर 500 रुपए का इनाम रखा। 500 रुपए उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी रकम थी। और आखिरकार 3 फरवरी 1900 को जमकोपाई जंगल में सोते हुए कुछ स्थानीय लोगों की मुखबिरी के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अपनों ने ही धोखा दिया। हाँ, और फिर रांची जेल में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई, सिर्फ 25 साल की उम्र में। हाँ, 9 जून 1900 को जेल में उनकी मौत हो गई। अंग्रेजों ने आधिकारिक कारण बताया हैजा। लेकिन इस पर तो बहुत संदेह है। गहरा संदेह है। जेल में किसी और को हैजा नहीं हुआ था और बिरसा बिल्कुल स्वस्थ थे। ज्यादातर इतिहासकार और लोक मान्यता यही है कि उन्हें धीमा जहर देकर मारा गया था, ताकि कोई और विद्रोह न भड़क सके। हाँ। तो बिरसा की मौत 25 साल की उम्र में हो गई, विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया। तो क्या ये सब एक नाकाम कोशिश बनकर रह गया? क्या उलगुलान का कोई नतीजा नहीं निकला? अगर आप तात्कालिक रूप से देखें तो हाँ, आंदोलन दब गया। लेकिन बिरसा की शहादत व्यर्थ नहीं गई। असल में उनकी सबसे बड़ी जीत उनकी मौत के बाद हुई। मौत के बाद कैसे? इस विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत को इतना हिला दिया था कि उन्हें आदिवासियों की समस्याओं पर गंभीरता से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक वैचारिक जीत थी। वैचारिक जीत? वो कैसे? देखिए, अंग्रेज जो निजी संपत्ति और जमींदारी को सभ्यता की निशानी मानते थे, उन्हें एक आदिवासी समुदाय के सामूहिक मालिकाना हक, यानी खूंट कट्टी के विचार को, हाँ, उसी खूंट कट्टी के विचार को कानूनी मान्यता देनी पड़ी। 1908 में ये कानून लागू हुआ। और इस कानून ने क्या किया? इसने आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने या हस्तांतरित करने पर सख्त रोक लगा दी। ये उस दौर के लिए एक बहुत बड़ी और अनोखी बात थी। तो उनके संघर्ष ने साम्राज्य को अपने ही कानून बदलने पर मजबूर कर दिया, ताकि उन अधिकारों की रक्षा हो सके जिनके लिए बिरसा लड़े थे। ये तो एक असाधारण विरासत है। हाँ, और ये कानून आज भी 100 साल से ज्यादा समय बाद भी झारखंड में लागू है। अभी भी? हाँ, और ये आदिवासियों की जमीन के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को एक ऐसी कानूनी ताकत दी जो उनकी मौत के बाद भी उनकी पीढ़ियों की रक्षा कर रही है। तो ये थी कहानी बिरसा मुंडा की, जिन्होंने महज 25 साल के जीवन में न सिर्फ एक साम्राज्य को चुनौती दी, बल्कि भविष्य के लिए एक ऐसी जमीन तैयार की जिस पर आदिवासी अस्मिता और अधिकारों की इमारत आज भी खड़ी है। बिल्कुल। उनकी विरासत सिर्फ एक कानून तक सीमित नहीं है, वो आज भी आदिवासी गौरव, स्वाभिमान और जल जंगल जमीन पर अधिकार के संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक है। उनका उलगुलान उस दौर में भले ही दब गया हो, लेकिन एक विचार के रूप में वो आज भी जिंदा है। और ये हमें एक विचारणीय प्रश्न पर छोड़ जाता है। बिरसा ने अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति को बचाने के लिए अपने समय के दिक्वों यानी बाहरी शक्तियों से लड़ाई लड़ी। हाँ। आज के दौर में विकास के नाम पर, औद्योगिकीकरण और बाजार के नाम पर नए तरह के दबाव और नए दिक्कू सामने आ रहे हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगर बिरसा आज जीवित होते तो उनका उलगुलान कैसा दिखता और किसके खिलाफ होता।